Good morning, student. Myself Yogesh Goswami, and I am here to teach you for chemistry. Earlier, I discussed about Avogadro's hypothesis and the Berzelius hypothesis and the Dalton atomic theories and rectified Dalton atomic theories. ठीक है स्टूडेंट, अब हम जो है आज की क्लास में I will going to discuss about application of the Avogadro's hypothesis. Application of the Avogadro's hypothesis. आज हम Avogadro के जो है एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसके क्या क्या उपयोग हैं. ठीक है, Avogadro क्या हाइपोथेसिस हमने बता दिया था. द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, यानी कि सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है. इसको हमने टेस्ट भी किया था एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, ये वेरीफाइड है ये हाइपोथेसिस. ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे. पहला जो एप्लीकेशन है वो है डिटरमाइन द एटोमाइसिटी ऑफ गैसियस एलिमेंट. गैसीय तत्वों का परमाणुकता का निर्धारण करना. एटोमाइसिटी, डिटरमाइन द एटोमाइसिटी ऑफ गैसियस एलिमेंट. एटोमाइसिटी क्या होती है कि किसी गैस के एक अणु में परमाणु की संख्या. द नंबर ऑफ एटम्स इन ए वन मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल. द नंबर ऑफ एटम्स द वन गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमाइसिटी. जैसे हाइड्रोजन की एटोमाइसिटी कितनी है? 2. ठीक है, सल्फर की एटोमाइसिटी कितनी है? 8. ऑक्सीजन की एटोमाइसिटी कितनी है? 2 है. क्लोरीन की एटोमाइसिटी कितनी है? 2 है. ओजोन की एटोमाइसिटी कितनी है? 3 है. एक अणु में उपस्थित एटम्स की संख्या ही एटोमाइसिटी कहलाती है. तो हम डिटरमाइन द एटोमाइसिटी, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटरमाइन द एटोमाइसिटी ऑफ गैसियस एलिमेंट. ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हमें ऑक्सीजन की एटोमाइसिटी निकालनी है कि क्या ऑक्सीजन की एटोमाइसिटी 2 होती है, यानी इसके एक अणु में 2 एटम होते हैं क्या. हमें ये प्रूफ करना है बाय एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस प्रैक्टिकली. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके वाटर के 2 वॉल्यूम बनाते हैं. तो हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, पहले ये सूत्र नहीं थे, ओनली हिंदी में लिखा जाता था हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करके वाटर बनाते हैं. इतना पता था. इसके 2 वॉल्यूम बन रहे हैं क्योंकि ये बता दिया इसके 2 मॉलिक्यूल. इसका 1 मॉलिक्यूल क्रिया कर रहा है हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से. इसका 1 वॉल्यूम क्रिया कर रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से, और 2 वॉल्यूम बन रहे हैं वाटर के. ठीक है स्टूडेंट, हम ये मान लेते हैं कि 1 वॉल्यूम में, गैस के 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स होते हैं. द 1 वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स n molecules. n molecules प्लस में n molecule is equal to 2n molecule. ठीक है, if n is equal to 1 then 1 molecule of hydrogen प्लस में 1 molecule of oxygen and formed 2 molecule of water. ठीक है, हमें 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं तो 1 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का और 1 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का. और अगर हम इसका आधा कर दो, 1 मॉलिक्यूल बनाना है वाटर का तो इसका भी आधा करना पड़ेगा. आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और इसका भी आधा करना पड़ेगा, आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा. तो क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, तो आधे में कितने होंगे? 1 एटम होगा. उसी प्रकार से ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन के, 2 है, तो आधे में कितना होगा? 1 एटम होगा. तो 1 हमने लिया क्योंकि हमें इसका जो है कि ना, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के 2, इसको सेटिस्फाइड करो, संतुलित करो इसको. 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन,
तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का और 1 वॉल्यूम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का। तो यहाँ जाएगा 2n और n बराबर 2 है, 1 है, तो ये 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो फिर इसका आधा किया हमने, n बराबर 1, तो इसका आधा किया, 2 का आधा 1 और 1 का आधा, 1 को आधा किया और 2 का आधा 1। तो 1 मॉलिक्यूल तो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का आधा है, आधा का मतलब 1 एटम, क्योंकि एक ऑक्सीजन में 2 एटम हैं तो आधे में कितने होंगे, 1 एटम होगा। तो एटोमाइसिटी का पता पड़ गया। ऑक्सीजन की जो एटोमाइसिटी है उसमें 2 एटम होते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं तो आधे में कितने होंगे, 1 एटम होगा। तो ऑक्सीजन की एटोमाइसिटी हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन की एटोमाइसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। द नंबर ऑफ एटम्स which present in a one molecule of gas is called atomicity। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस वी कैन डिटरमाइन द एटोमाइसिटी ऑफ द गैसियस एलिमेंट। ठीक है, इट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड द वेपर डेंसिटी। दूसरा जो एप्लीकेशन है एवोगाड्रोस का वो क्या है, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध, अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध स्थापित करना। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड द वेपर डेंसिटी। क्या संबंध होता है मैं बता दूं कि जो अणुभार होता है मॉलिक्यूलर वेट वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स होता है, दुगना होता है मॉलिक्यूलर वेट। और वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी जो होती है किसी गैस के निश्चित आयतन का भार बटे में हाइड्रोजन के उतने ही आयतन का भार, किसी गैस के निश्चित आयतन का भार और हाइड्रोजन के उतने ही आयतन के भार के अनुपात को वेपर डेंसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें संबंध स्थापित करना है, तो क्या होगा, कैसे संबंध स्थापित करेंगे। वेपर डेंसिटी को हम लिखते हैं वीडी। वेपर डेंसिटी इज द वेट ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, किसी गैस के निश्चित आयतन का भार, द वेट ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सैम, जितना वॉल्यूम यहाँ लिया है गैस का उतना ही वॉल्यूम लोगे हाइड्रोजन का। द वेट ऑफ सैम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, किसी गैस के निश्चित आयतन का भार बटे हाइड्रोजन के उतने ही आयतन का। अगर यहाँ 1 लीटर लिया है तो हाइड्रोजन का भी 1 लीटर लेना पड़ेगा। द रेशियो बिटवीन वेट ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द एनी गैस and the weight of same volume of hydrogen is called vapor density। इसे कहते हैं वाष्प घनत्व। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी। हम जानते हैं निश्चित आयतन में गैस के n अणु होते हैं, तो गैस के n अणु का भार वेट ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस के n अणु का भार एंड द वेट, क्योंकि एक आयतन में इकाई आयतन में गैस के n अणु होते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, वेट ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये है वेपर डेंसिटी, वैसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा वेपर डेंसिटी अगर n बराबर क्या हो, 1 हो, तो वेट ऑफ 1 molecule of the gas divided by the weight of 1 molecule of hydrogen।
ठीक है स्टूडेंट। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के एक एटम्स का वेट होता है 1.008। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी अभी हमने निकाला, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2, क्योंकि एक अणु में 2 हैं तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का भार, क्योंकि एक अणु में 2 हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का भार या 2 गुणा में हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी इज वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2 इंटू वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। आई बात समझ में? क्योंकि हाइड्रोजन के एक अणु में 2 एटम हैं, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का भार या 2 गुणा में हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार, 2 गुणा में वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक अणु में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं मिटाऊं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें रिलेशन एस्टैब्लिश्ड करना है, तो हम जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, अणुभार होता है जो, वो क्या होता है? अणुभार होता है मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट को। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? गैस के एक अणु का भार बटे हाइड्रोजन के एक अणु का भार, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार, गैस के एक अणु का भार, द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय गैस के हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार, इसे कहते हैं अणुभार। वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है सूत्र अणुभार का। इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दें या 2/1 करें, द इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 या 2/1 करें, समीकरण 2 में 1 का भाग दें तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय वेपर डेंसिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी की हमने, तो ये वाली टर्म्स लिखेंगे, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल of gas divided by 2 into weight of one atom of hydrogen। ठीक है स्टूडेंट। अब ऊपर भी वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है और यहाँ पे भी आ रहा है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन ये ऊपर जाएगा, चौथी टर्म ऊपर जाएगी तो ये दूसरी से कैंसिल हो जाएगी, वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो बचा क्या? ये चौथी टर्म ऊपर जाएगी। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2, या मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी का दूना होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम m से इंडिकेट करें तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 और ये वेपर डेंसिटी वहां जाएगी, तो मॉलिक्यूलर वेट को m से इंडिकेट किया इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी कि 2 टाइम्स होगा मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका एप्लीकेशन था। उसके बाद वेट वॉल्यूम रिलेशन ऑफ गैस, वेट वॉल्यूम रिलेशन ऑफ गैस,
वेट वॉल्यूम रिलेशन ऑफ गैस, गैसों का भार आयतन संबंध ज्ञात करना। एस्टिमेट द वेट वॉल्यूम रिलेशन ऑफ गैस, वेट वॉल्यूम रिलेशन ऑफ गैस। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है वेट वॉल्यूम रिलेशन ऑफ गैस? किसी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, यानी कि 273 केल्विन टेम्परेचर और 760 मिलीमीटर दाब पर किसी भी गैस की ग्राम अनुभार का आयतन हमेशा 22.4 लीटर होता है। 22.4, जैसे ऑक्सीजन के ग्राम अनुभार का आयतन, ऑक्सीजन के एक परमाणु का वेट होता है 16 ग्राम, तो एक अणु का कितना होगा 32 ग्राम। 32 ग्राम का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। CO2 का ग्राम अनुभार कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो नहीं 32, तो 44 ग्राम CO2 का आयतन भी कितना होगा 22.4 लीटर। ठीक है, नाइट्रोजन का ग्राम अनुभार कितना होगा, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, 28 हो जाएगा, तो 28 ग्राम का आयतन कितना होगा 22.4 लीटर। अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, यानी कि 273 केल्विन ताप होना चाहिए और 760 मिलीमीटर दाब होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहता है, द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 2.4 लीटर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 760 mm प्रेशर। ठीक है, किसी भी गैस की ग्राम अनुभार का आयतन, द ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एट 273 केल्विन एंड 760 mmHg प्रेशर। ठीक है, हमेशा किसी भी गैस की ग्राम अनुभार का आयतन कितना होगा, चाहे वो कोई भी गैस हो, 22.4 लीटर होगा या 22,400 मिलीलीटर होगा। चाहे वो कोई भी गैस हो, किसी भी गैस की ग्राम अनुभार का आयतन 22.4 लीटर होगा हमेशा, चाहे वो कोई भी गैस हो। ठीक है ना, इसको हम टेस्ट करेंगे इसका कि क्या वास्तव में ये सही है, क्या ये वेरीफाइड है ये बात, तो हम इसका टेस्ट करेंगे। हम जानते हैं कि वेपर डेंसिटी क्या होती है। वेपर डेंसिटी द वेट ऑफ 1 लीटर गैस के 1 लीटर का भार एंड वेट ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन के भी 1 लीटर का भार बता दिया। किसी गैस के निश्चित आयतन का भार बटे हाइड्रोजन के भी उतने ही आयतन लेने पड़ेंगे। 1 लीटर लिया तो इसका भी 1 लीटर। द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। गैस को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी 1 लीटर में n अणु हो तो वेट ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस, द वेट ऑफ, हम जानते हैं 1 लीटर का भार प्रैक्टिकली सिद्ध हो चुका है। इट इज द प्रैक्टिकली प्रूव्ड द वेट ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.09 ग्राम। 1 लीटर हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो होता है 0.09 ग्राम। ये इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, और वेपर डेंसिटी ये भी होती है किसी भी गैस के 1 लीटर का भार, वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 दी है। और वेपर डेंसिटी ये भी होती है गैस के 1 अणु का भार, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। पहले n करेंगे फिर n बराबर 1 कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं। गैस के 1 अणु का भार 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और हाइड्रोजन के 1 अणु का भार, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। गैस के 1 अणु का भार डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन के 1 अणु का भार। हम जानते हैं हाइड्रोजन के 1 अणु में 2 होते हैं। हाइड्रोजन के 1 अणु में
दो एटम होते हैं और हाइड्रोजन के एक एटम का वेट होता है 1.008, तो 2 का क्या होगा, 2 से गुणा कर देंगे। गैस हाइड्रोजन के एक अणु में 2 एटम होते हैं और एक एटम का जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट होता है वो होता है 1.008, तो 2 का कितना होगा, हम लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, क्योंकि एक अणु में 2 होते हैं और एक एटम का वेट होता है 1.008, तो 2 का कितना होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2.016, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के एक अणु में 2 एटम हैं और एक एटम का वेट कितना है 1.008, तो 2 का कितना होगा, 2 से गुणा कर देंगे ना, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये भी वेपर डेंसिटी है समीकरण नंबर 2, ये भी वेपर डेंसिटी है समीकरण नंबर 1 और ये भी वेपर डेंसिटी है समीकरण नंबर 2, दोनों को समान कर दें, दोनों को समान लिखें। द वेट, समीकरण नंबर 1 और 2 को मिलाने पर द एडिशन द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है, या कंपैरिजन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी कैन अचीव this equation. Weight of 1 liter of gas divided by 0.09 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन के 1 लीटर का वेट कितना होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है 0.09 होता है, ये साइंटिस्टों ने प्रैक्टिकली प्रूव किया है। और ये ले लिया वेपर डेंसिटी, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट, इसको कैपिटल M से लिखेंगे, और 2.016, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट है, एक अणु का भार ही मॉलिक्यूलर वेट होता है, कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। ऊपर बाकी हम स्पेस चाहिए, ऊपर सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो गया। अब वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि सो वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, ये वाली टर्म वहां जाएगी गुणा में, मल्टीप्लाई हो जाएगी वहां से, ये टर्म्स जो है पूरी मल्टीप्लाइड बाय 0.09, weight of 1 molecule of gas, इसको हमने कैपिटल M से शो किया है, 2.016 इंटू 0.09, ठीक है, या हम यूं कहें इतने ग्राम गैस का आयतन कितना, 1 लीटर, और M अपॉन 2.06, क्योंकि वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल को हमने कैपिटल M से शो किया, इनटू 0.09 ग्राम गैस हैज द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, यानी इतने ग्राम गैस जो है कितना आयतन रखती है, 1 लीटर रखती है, या 1 लीटर का भार कितना है, इतना है, या इतना भार रखने वाली गैस का आयतन कितना है, 1 लीटर, उल्टा कर दिया, क्योंकि 1 लीटर गैस का भार कितना है, इतना, या इतना भार रखने वाली गैस का आयतन कितना है, 1 लीटर, उल्टा कर दिया हमने, उस वाली टर्म को लेफ्ट में लिया है और लेफ्ट वाली को राइट में लिया है। देन 1 ग्राम गैस हैव द वॉल्यूम ऑफ 1 बाई, ये टर्म नीचे आ जाएगी, m बाई 2.016 इंटू 0.09, और हमें गैस के ग्राम अनुभार का आयतन निकालना है, एंड देन m ग्राम गैस कंटेन्स द वॉल्यूम, हम m को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टर्म जाएगी ऊपर, m से m खत्म, बचा क्या, 2.016 डिवाइडेड बाई 0.09, और इसका कैलकुलेशन करने पे आएगा 2.4 लीटर, यानी किसी भी गैस की ग्राम अनुभार का आयतन हमेशा 22.4 लीटर होता है। It is proved, it have proved by the
ऑल डेरिवेशन, ऑल डेरिवेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एप्लीकेशन था एवोगाड्रो का। उसके बाद एक एप्लीकेशन और है, ड्राइव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैस, ड्राइव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैस, रासायनिक सूत्र व्युत्पन्न करना गैस का, ड्राइव द केमिकल फॉर्मूला। ये भी एप्लीकेशन है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस का, ड्राइव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैस। ठीक है, हम एक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करती है तो अमोनिया बनता है। ठीक है, हमें रासायनिक सूत्र व्युत्पन्न करना है गैस का। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन का तो 1 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम हैं और अमोनिया के 2 वॉल्यूम बनते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन react to each other and form 2 volume of ammonia, 2 volume of ammonia। और हम ये मानते हैं कि n volume of gas contains the n molecules। इकाई आयतन में, एक आयतन में गैस के n अणु हैं, तो n मॉलिक्यूल प्लस में 3n मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2n मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है, अगर इफ n इज इक्वल टू 1 एंड देन 1 मॉलिक्यूल प्लस में 3 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है, क्योंकि हमें अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, बस थोड़ा है, 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो हमें हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल चाहिए और नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल चाहिए। अब अगर हम ये जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो 3 में कितने होंगे? 6 एटम्स, 6 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, प्लस में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे नाइट्रोजन के, जब जाके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे अमोनिया के। ठीक है, और अगर हमें इसका आधा करना है तो आधा मॉलिक्यूल करना है अमोनिया का, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा। 6 का आधा 3 एटम होंगे हाइड्रोजन के और 2 का आधा 1 एटम होगा नाइट्रोजन का। तो अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल बनाना है तो नाइट्रोजन का 1 एटम चाहिए यानी कि n 1 एटम, और हाइड्रोजन के 3 एटम चाहिए यानी कि S3। तो ये अमोनिया के अणु का केमिकल फॉर्मूला ड्राइव हुआ, ड्राइव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैस। अमोनिया गैस है, इसे ये हमें पता पड़ गया। ठीक है, ये किसका था एप्लीकेशन? एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए माई चैनल केमिस्ट्री लाइन विद योगेश गोस्वामी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।